जय छत्तीसगढ़ रफ्तार मीडिया की खास कार्यक्रम बढ़ता छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए क्रम की हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किन किन योजनाओं पर कितना काम किया है और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है बढ़ता छत्तीसगढ़। बढ़ता छत्तीसगढ़ में आज सरकार की तमाम योजनाओं की चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बाली दीदी भी हमारे साथ में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंडल अध्यक्ष भोजराम साहू जी हमारे साथ उपस्थित हैं, संतूराम साहू जी उपस्थित हैं, कोदूराम जी हमारे साथ हैं, ब्लास्ट अध्यक्ष, और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यमान जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आप सभी का रफ्तार मीडिया आभार प्रकट करता है। और मैं चाहूँगी कि हमारे खिलावन चंद्राकर हैं जो यहाँ पर बालोद देखते हैं, उन्हें चाहूँगी कि वो मेहमानों को ससम्मान मंच पर लाएं और कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। खिलावन जी, छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है कि जब आप जिस राज्य में रहते हो, जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ पर आपको वहाँ की भारत माता का हम सम्मान करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी का भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही हमारी पहचान है और छत्तीसगढ़ महतारी से ही इसकी पहचान हो रही है। दीप प्रज्वलन के पश्चात गुलाल लगा करके माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और हमारे जो म्यूजिक सिस्टम पे साउंड इंजीनियर जो बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि और अब हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से बात चल रही है छत्तीसगढ़ के विकास की, छत्तीसगढ़ की चर्चा अब होनी है, तो अब जो है आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से सियासी घमासान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कितना कुछ काम किया है। तो हमारे साथ इस चर्चा में सबसे पहले जो भाग लेंगे विधायक कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ में हैं। निषाद जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले उसकी सच्चाई हम जानें। आप एक लोक कलाकार के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई थी, राजनीति में आप आए, कैसा रहा? मतलब राजनीति में जब आप आए तो राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। स्कूल में भी छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ, कॉलेज में छात्र संघ का सचिव रहा हूँ। तो मेरे राजनीति में शुरू से ही लगाव और झुकाव रहा। राजनीति के साथ साथ पढ़ाई में मैं कलाकारी भी करता था और कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ चलती थी। उसी साथ साथ समाज की सेवा भी जुड़ा हुआ था। तो ये मुझे कहा जाए अर्जुंदा की धरती से, जहाँ संस्कार की नगरी बोलते हैं, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और राजनीति सारी चीज़ें एक साथ समाहित, और साहित्य की नगरी, कलाकारों की नगरी। तो वहाँ कहा जाए बच्चे पैदा होते ही उनमें गुण आ जाता है स्वतः, और कला के क्षेत्र में ऑटोमेटिक उन पर रुझान आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सामंजस्य बनाकर लोगों के बीच जाकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, और बहुत हद तक ये कोशिश मेरी कि जनता के बीच वो अपना एक छवि बना सकूं। कलाकार की छवि तो थी, लेकिन राजनीतिक छवि के रूप में लोग मुझे पहचाने जाने, ये मेरा प्रयास रहा और उसमें मैंने बहुत हद तक प्रयास किया और लगभग उसमें मुझे बहुत कुछ सफलता भी मिली है। जी, आपने एक बहुत अच्छा सफल संचालन जो है एक अहम जिम्मेदारी आपने विधायकी की अपनाई है और आने वाले समय में अब जो फिर से चुनाव होने वाले। इन 5 साल के कार्यकालों में आपको क्या लगा कि आपके आने के बाद में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला है? किन किन योजनाओं पर ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ है? यदि हम विकास की बात करें तो निश्चित ही पिछले 15 साल बनाम 5 साल
और इन 5 सालों में 2 साल यदि हम निकाल दें, जो कोरोना का वैश्विक संक्रमण लगभग पूरे देश ने इसका दंश झेला है, उस समय न सरकार के पास कोई फंड थे, न ही कोई राजकोषीय व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी इन पौने 3 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर सड़क के लिए हो, या स्कूल की भवनों के लिए हो, या अन्य चीज़ों के लिए, जो काम जिस गति से हुआ है, मैं अपने राजनीतिक जीवन की इस लगभग 28 साल की यात्रा में इतनी गति से काम आज तक किसी ना मुख्यमंत्री को करते देखा है, ना किसी विधायक को, ना किसी मंत्री को। और हम लोग सब उसके अंग हैं। जब हमारा इंजन ही ताकतवर तगड़ा है तो स्वाभाविक डिब्बे को उस लय में जाना पड़ता है, उस गति के साथ काम करना पड़ता है। और लगातार हमारे जो संगठन के जो प्रमुख हैं, चाहे हमारे जिला के हों या ब्लॉक के हों या हमारे जोन सेक्टर या बूथ के कार्यकर्ता, इतने उत्साह के साथ शासन की जितनी भी योजना है उसको धरती में क्रियान्वयन के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए जिस वेग के साथ, जिस गति के साथ काम किए, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। जी, जिस प्रकार से विधायक जी हमने देखा है कि आप जैसे 15 साल बनाम 5 साल की आप बात कर रहे हैं, कई विकास हमने भी देखे हैं और कितने विकास हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी ये भी कहा है कि आपकी सरकार अभी ये कह रही है कि आने वाले समय में आप लोग 75 पार का जो आंकड़ा है उसे आप पार करेंगे। तो ऐसी कौन सी रणनीति होगी जिसे लेकर के आप लोग 75 पार जो है वो करेंगे और किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे? विकास एक प्रमुख मुद्दा है हमारे पास। यदि हम 2018 की घोषणा पत्र को आत्मसात करें, जो घोषणा हमने बात किया था और उस घोषणा के अनुरूप सरकार ने जो काम किया, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी हो, धान का समर्थन मूल्य हो, बिजली बिल हाफ हो या बेरोजगारी भत्ता, ऐसे सारे तमाम घोषणाएं जो आज लगभग छत्तीसगढ़ में 36 से कहीं ज़्यादा घोषणाएं जो सरकार ने उससे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में यदि जाना चाहें तो पूर्ववर्ती सरकार शिक्षा में यदि कोई 2-4 लाख ऐसे खर्चा कर दे और स्कूलों को संधारण कर दे बहुत, लेकिन इस बार सरकार ने लगभग 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ केवल स्कूलों को संधारण करने में दिया। नए नए स्कूल खुले, शिक्षा में व्यापक परिवर्तन आया है कि आज जो गरीब के बच्चे एक सपना देखते थे कि हमारे पेरेंट्स से, हमारे पालक हमको शायद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं पढ़ाए, लेकिन आज स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से क्रांति आई है, परिवर्तन आया। किसानों की आय में जो बढ़ोतरी हुई है, पहले जो जितने भी किसान थे लगभग खेती को एक बोझ समझ कर रहे थे, केवल और केवल उनके भरोसा बदौलत चलती, लेकिन जैसे ही सरकार ने समर्थन मूल्य देना चालू किया, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद 70 की राशि आना चालू हुई और उसके बाद कर्जा माफ हुई, तो एक वेग जो अगर पिछला पंजीयन देखो और वर्तमान पंजीयन देखो तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी, और जो धान बिकता था उसका रकबा भी बढ़ा है। और इस बार तो पंजीयन लगभग 1,07 करोड़ का लगभग हमने धान बेचा है। तो ये जो परिवर्तन है उसमें, और उसके बाद विकास काम की बात करें तो गुंडरदेही में आप देखिए, हो सकता है कुछ रास्ते या सड़क बच गए, लेकिन जहाँ जहाँ प्रमुख मार्ग है उसको हमने संधारण करने का काम किया। अस्पतालों को सबसे ज़्यादा हमने सुविधाएं देने का काम किया। शिक्षा में तो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, कई जगह स्कूल भी उन्नयन भी हुआ है, महाविद्यालय खुले, कृषि विद्यालय भी खुले हैं, प्रयास आवासीय विद्यालय खुले। लगातार सरकार ने जो काम किया, बड़े बड़े पुल पुलिया जिसकी बाट हमेशा हम लोगों ने जो ही है, चाहे रौना खर्रा का पुल हो या खेरोदीरागढ़ का हो या चंदन पीढ़ी का पुल हो, और कुछ तो ऐसे सड़क है मेरे विधानसभा के, लगभग मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद वो सड़क बने ही नहीं थी, चाहे वो घीना से गड़ेंडी मार्ग का हो या मनकी से हड़गहन का हो, तेलीटोला से केवट नाव गाँव का, गोड़मरा से सूर्यगांव, ऐसे जो मार्ग है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं किया, वो 40 साल 45 साल बाद बना। एक जलाशय हड़गहन जलाशय 123 साल पुराना जलाशय, कभी उसमें निर्माण के बाद न उसकी गहरीकरण की बात हुई न उसको संधारण की बात हुई, लेकिन 123 साल बाद सरकार ने उस पर सुध ली और उसमें गहरीकरण हुआ है, निर्माण काम हुआ है, नए पुल पुलिया बने। और सबसे बड़ी बात जो जीवनदायी परियोजना है खरखरा मोहंदी पाट परियोजना, उसकी लाइनिंग के लिए लगभग 55 करोड़ की राशि स्वीकृत है। आज किसानों को आराम से पानी मिल जाती है। ये बहुत से व्यापक परिवर्तन विकास के कार्य तो हुए हैं, किसानों को भी काफ़ी लाभ मिला है, समर्थन मूल्य भी बढ़ा है, और आप लोगों ने इस बार तो धान खरीदने की सीमा भी आप लोगों ने बढ़ा दी अपने कार्यकाल के रहते हुए। और सरकार के कार्यकाल के खत्म होते होते में कल मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि कोदो और कुटकी के दामों में भी मूल्य वृद्धि की गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के सरकार जो है वो काम कर रही थी, और आगे भी इनकी मंशा क्या होगी हम इन्हीं से ही जानेंगे। हमारे साथ में मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं, सोना देवी बाले जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हैं।
इनकी भूमिका, क्योंकि कहा जाता है कि नारी वो होती है जो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, और घर और बाहर को कैसे मैनेज करती हैं हम इनसे जानेंगे। सोना देवी जी, आप एक अहम जिम्मेदारी पर हैं, जिला अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। किन किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ता है, और अपने कार्यकाल में आपने महिलाओं से जुड़े ऐसे कितने काम हैं जिनका फ़ायदा महिलाओं को मिला है? मैं सोना देवी देसलारा हूँ। आज हर क्षेत्र में कहा जाए हमारे बहनें हर क्षेत्र में आगे हैं, अब आत्मनिर्भर बढ़ रहे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि महिलाएं आगे आए। आज एक पंच से लेकर राष्ट्रपति तक महिला है, और हमारे महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो औद्योगिक पार्क है, रीपा है, और जहाँ भी गौठान है वहाँ बिहान समूह के माध्यम से हमारे बहनें हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। देखा जाए हमारे बहनें कहीं कम नहीं। गोबर से दिया, पेंट, अगरबत्ती, अनेकों प्रकार की, जो मुर्गी पालन है, बतख पालन है, मछली पालन है। अब तो हमारे सरकार भी मछली पालन को कृषि के दर्जा दे, और हमारे बहन जीविका आलू, अनेकों प्रकार के मशरूम। हमको सोचना पड़ा है कि हम कौन सा योजना का लाभ लें, कौन सा धंधा करें। अनेकों प्रकार की हमारे शासन का योजना है जिससे हमारी बहन लाभ ले रही है और आत्मनिर्भर बढ़ रही है। और अभी तो 33% का आरक्षण का भी लाभ मिलने वाला, तो कितनी खुशी है महिलाओं को? बहुत बहुत खुशी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है ये तो पारित दूसरी जगह से हुआ है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं स्थान दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? और क्या लगता है कि महिलाओं को क्या 33% आरक्षण में ही चुप रहना चाहिए या 50-50 होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, इनकी बात भी रखी बहुत जाएगी, खुश है हमारे बहनें। महिलाओं की बात भी रखी जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर ये 50-50 कब समय आता है। सवाल मेरा फिर से विधायक जी से, जिस प्रकार से विधायक जी हम बात कर रहे थे, किसानों की बात चल रही थी, आने वाले समय में जब आप लोग अगली जब सरकार बनाएंगे, क्योंकि अब सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता पर निर्भर करता है, किसे वो अपना सरकार बनाएगी, कौन सी पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में राज करेगी, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टियां जब जाती हैं तो उनके घोषणा पत्र होते हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है किसानों को लेकर के। तो अगला सवाल मेरा यही है कि किसानों को लेकर के और किन किन योजनाओं पर आपने सोचा है कि वो जो इस कार्यकाल में नहीं कर पाए, वो अगर जनता ने चाहा तो अगले कार्यकाल में आप लोग पूरा करेंगे? किसानों की लगभग जितनी भी मांगे थी, सरकार ने पूरा कोशिश करने का प्रयास भी किया है। सबसे बड़ी बात, जो किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे वो कर्ज से मुक्त हो गए। धान का जो उपज, उसका जो समर्थन मूल्य MSP, उसके माध्यम से, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उसको योजना का जो, और किसानों की मांग थी कि खरीदी को लिमिट को बढ़ाया जाए, तो 15 से 20 क्विंटल की है। और यदि कोई योजनाएं होंगी तो स्वाभाविक है, मैं भी उस घोषणा पत्र समिति में सदस्य हूँ, उस हिसाब से हमने राय भी हमारे घोषणा पत्र की समिति के सारे सदस्यों को दिया है। तो निश्चित ही उसमें कुछ और यदि निर्णय अगर लेना होगा तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, उस हिसाब से उसमें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे जो अन्नदाता है, जिसकी बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, उस बार नारा भी है 75 पार, और यही जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, वही नैया पार कराएंगे। और पूरा विश्वास है कि 75 पार इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी है, आत्मविश्वास के साथ मैं बोलता हूं। इस बार पूरा फोकस किसानों को है, क्योंकि जो योजनाएं, जो गौठान योजना, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए एक आइडल है छत्तीसगढ़ का गौठान योजना। जिस गौठान के माध्यम से अभी माननीय जिला अध्यक्ष सोना देवी देसलारा ने बताई है कि जो उस योजनाओं के माध्यम से जो महिलाएं काम करें, युवा साथी और महिलाएं जो उस समूह में काम कर रही हैं और गौठान के माध्यम से आत्मनिर्भर संबल बन रही है, चाहे वो रीपा के माध्यम से हो, समूह के माध्यम से हो, बाड़ी विकास का काम कर रही हैं, गोकास्ट बनाकर, चाहे गोबर से दिए हो, गमला हो, अन्य उत्पाद बनाने का काम करिए, कहीं पर गौमूत्र से उसका कीटनाशक बनाया जा रहा है, और गोबर से तो पेंट भी बनना चालू है, और गोबर के पेंट से आज जितने भी शासकीय बने उसके भी पुताई का काम किया जा रहा है। और कई गौठान में तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो या गौ पालन हो, तो लगातार उस हिसाब से जो काम हो रहा है, महिलाएं जो आत्मनिर्भर और सक्षम बनने का प्रयास कर, मैं समझता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आइडल है। और कई जगह इनको लागू करने के लिए कई राज्य की टीम यहाँ पर आ चुकी है, उसमें शोध कर रही है, और इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने का काम उन राज्यों में होने वाला है। जी, अभी आने वाले समय में यदि जनता की पसंद से फिर से आपको दोबारा मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से अधूरे काम आपके रह गए हैं जिसे आपको पूरा करना है,
और बात हो रही थी यहाँ पर, किसानों की बात हुई है, महिलाओं की बात हुई है, लेकिन युवाओं पे मुझे लगता है युवाओं पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो आने वाले समय में युवाओं के लिए और कितना कुछ आप लोग करेंगे? बिल्कुल, युवाओं के लिए हम चाह रहे हैं कि रोजगारोन्मुलक कार्यक्रम, जो प्रशिक्षण होता है, कोचिंग होता है, हर ब्लॉक मुख्यालय में ऐसे कोचिंग स्थापित हो जिसके लिए उनको बिलासपुर, रायपुर या भिलाई जाने की ज़रूरत मत पड़े, चाहे पीएससी के लिए हो या इंजीनियरिंग के लिए हो, अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और सरकार ने इस पर पहल भी किया है। अभी बहुत से कोचिंग को आत्मानंद कोचिंग के माध्यम से सरकार ने शुरुआत भी कर दी, तो हम उसको चाह रहे हैं कि हर ब्लॉक मुख्यालय में हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे बचे हुए और अधूरे काम के बारे में मेरा एक सपना है कि मेरे विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खुले, और इस पर भी लगभग कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक देशवश के कारण भाजपा वाले को नहीं चाह रहे हैं कि गुंडर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय की अनुमति मिले, खुल जाए। लेकिन जनता यदि चाहती है, ठान लेती, तो निश्चित ही यदि आपका उद्देश्य अच्छा हो जी। या आपका संकल्प अच्छा हो तो उसमें ज़रूर सहयोग मिलता है। और जनता के साथ साथ सारे जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर जुड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज़ पूरा होती है। यदि मुझे लगता है कुछ काम, जैसे सड़क को लेकर 2-4 मांगे हैं जी। अब संभव तो नहीं है कि एक ही कार्यक्रम में सारे काम हो जाए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहा है कि लोगों को जो कनेक्टिविटी जोड़ने का काम जो होना चाहिए वो हो। मेरा पहले प्रयास रहा था कि सिंचाई, और वो सिंचाई यदि हम सक्षम हैं, हमारे खेतों में पानी जा रहा है तो हमारे परिवार की जो आर्थिक आमदनी, आय में वृद्धि होगी, हमारे खेतों में फसल लहलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम उन चीज़ों को जुटाएंगे। ये हमारा प्रयास रहा। जी, अगला सवाल मेरा सोना देवी जी से है। बात चल रही है महिलाओं की। इस बार जो है चुनाव में, जब होंगे तो किस प्रकार की भागीदारी महिलाओं की होगी और महिलाओं के बीच में आप लोग कैसे पहुंच रहे हैं? जो हमारे जो प्रत्याशी बनेंगे, महिला लोग पूरा बराबर के भागीदारी बनेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की जो योजना है उसको क्षेत्र की जनता को बताएंगे। हर जो माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारा योजना लाए हैं, हम किसान भाई के लिए बोले या महिला हमारे युवा के लिए, बेटियों के लिए, हर के लिए योजना है, उसको जाके अवगत बताएंगे उनको। अभी देखा जाए हर क्षेत्र में बेटियों के लिए तो बोला जाए, अभी मुख्यमंत्री जी की जो निर्धन कन्या योजना के तहत जो विवाह की राशि कन्या विवाह उसको 50,000 कर दिए हैं। अपने बेटी लोग को सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं में लाभ मिल रहे हैं। अब बच्चे लोग को छात्रवृत्ति और स्कूल ड्रेस है 2 जोड़ी, अनेकों मतलब हमारे बच्चे पहली से लेके 12वीं तक अब आज इंग्लिश मीडियम के माध्यम से देखे जा सकते हैं। पहले तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर के बच्चे पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम में, अब हमारे गरीब भाई किसान के बच्चे पढ़े, और जो अधिकारी के बच्चे इंग्लिश में प्रश्न करे उसको उत्तर हमारे किसान के बच्चे भी दे रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा सोच, हम धन्यवाद देना चाहेंगे ग्रामवासी और क्षेत्र के जनता को। मुखिया जी की बहुत अगर योजना है उसको जाके हमारे बहनें लोग को भी बताएंगे, निश्चित भी वो समझेंगे। अब आज हमारे बहनें तो हर क्षेत्र में जुड़े हैं। अभी देखें तो हमारी बहनें डिब्बा के माध्यम से या बिहान के माध्यम से बोला जाए खुद काम कर रहे हैं और दूसरे लोग को काम दे रहे हैं। हमारे बहनें सी मार्ट के माध्यम से या हमारे भाई लोग गौठान में जाके वहाँ से उन लोग को सामान खरीद के गाँव में बेच रहे हैं। ये सब शासन की योजना है जो हम बताएंगे। निश्चित ही हमारे कांग्रेस के सरकार इस बार 75 पार ही होंगे। मतलब कांग्रेस जो है इस बार 75 पार का जो है टारगेट लेके चल रही है। अब देखेंगे कि जनता के बीच कैसे जाएंगे। बहुत सारी रणनीतियों पे चर्चा होनी है और विधायक जी हैं यहाँ पे और विधायक जी से ही चर्चा होगी। अगला सवाल विधायक जी आपसे, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात चल रही थी कि आत्मानंद स्कूल के बारे में आप बात कर रहे थे, केंद्रीय स्कूल खोलने का सपना जो है गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में उसकी बात कर रहे थे। अब जब बात हो ही रही है विकास की तो एक चीज़ ये कहेंगे कि अपने जो गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद में अभिभावकों का कैसी प्रतिक्रिया उन्हें देखने को मिली। और कहते हैं ना कि हम स्कूल ढांचा तो बना देते हैं लेकिन सबसे पहले वहाँ पर शिक्षा प्रणाली कैसे होगी, वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर कैसे होंगे, तो क्या शिक्षा गुणवत्ता पर भी आप लोग ध्यान देंगे? निश्चित ही भेंट मुलाकात के समय आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से भी मुख्यमंत्री जी रूबरू हुए, उनके पेरेंट्स भी थे। उनसे जब बातें पूछी गई त्वरित बच्चों का जो जवाब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सोच नहीं पा रहे थे कि इतना जल्दी बच्चों में इतना ज़्यादा ग्रोथ। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है। और एक सोच होती है कि आपकी, मैंने कहा ना कि आपकी नीयत अच्छी हो,
तो कोई ना कोई कार्य योजना धरातल पर आती है और उसका बढ़िया सा इम्प्लीमेंट होता है और लोग उस योजनाओं का लाभ लेते हैं। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से अन्य सारी योजना को तो संचालित कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस हिसाब से उसने लोगों तक परोसने का काम किया, लोगों को जानकारी देने का काम किया, लोगों को उन पर चलने का काम किया। यदि हम बोली की बात बोलें तो लगभग अगर हम 4-5 साल के अंतराल को देखें तो जितने हमारे युवा साथी जो कॉलेज पढ़े हुए हैं या उस बेस से, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या फिर यूजी पीजी कॉलेज के हों या अपने रूरल गांव के लड़के जो हिंदी को ले जो ग्रेजुएशन है वो छत्तीसगढ़ी लेकर थोड़ा संकोच होते थे, बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब अपनी बोली कर लोगों में एक आत्मविश्वास आया और बेखौफ होकर, बढ़िया निर्भीक होकर, निडर होकर छत्तीसगढ़ी बोली को हर जगह बोलने का प्रयास करें। वैसी हमारी संस्कृति है। यदि हम अपनी संस्कृति को देखें तो लगभग हम अपनी संस्कृति से लगभग विमुख हो चुके थे, लेकिन अब हरेली से हमारी संस्कृति की शुरुआत होती है, जहाँ से गेड़ी चढ़ना हमारी परंपरा। वो लोग ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुख्य गेड़ी चढ़ने का, लेकिन गेड़ी हमारी संस्कृति। यदि हम उसमें जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम अपनी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। खेल, छत्तीसगढ़ी खेल जितने भी खेल हैं, चाहे खो खो, फुगड़ी, बिल्लत, बितुल, भावरा, संगली, ये लगभग सब भूल चुके थे। मोबाइल, अभी आधुनिकता के दौर में लोग केवल मोबाइल तक सीमित, लेकिन वापस हमारे युवा मैदान के साथियों को एक बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी दिया है कि जितने भी रचनात्मक काम, चाहे गांव में हो चाहे नगरीय क्षेत्र में हो, वो सारे करेंगे। और युवा मैदान के साथी आज पूरे छत्तीसगढ़ को एक कायाकल्प करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर काम किया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम किया, छत्तीसगढ़ की परंपरा को लेकर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने युवाओं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया है और एक नेतृत्व को गांव में रचनात्मक कार्य करने में आपने लगाया। नहीं तो आज युवा भटक कर नशे की दौर में गिरफ्त हो चुके थे, इधर उधर थे, लेकिन आज वो युवा संस्कृति में, समाज में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में जो काम कर रहे हैं। और गांव के लोग सबसे पहले कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले पूछते हैं कि राजीव युवा मैदान के साथी कहाँ हैं, उसके बाद ही गांव में कोई रचनात्मक या आयोजन होती। ये बड़ा फेरबदल या प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। छत्तीसगढ़ी परंपरा पर आपके पार्टी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कभी कभी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियावाद पर राजनीति करने के भी आरोप लगे हैं आप लोगों पर। तो क्या कहेंगे, जो आरोप लगाते हैं छत्तीसगढ़ियावाद का खेल कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे उन्हें आप? देखिए, जिसको छत्तीसगढ़ की संस्कृति से यदि प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ की रोटी खाकर छत्तीसगढ़ियों के साथ गद्दार करें। छत्तीसगढ़ी धरती या छत्तीसगढ़ी महतारी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यदि उसको छत्तीसगढ़ में रहना है, चाहे वो जिस रूप में रहे, चाहे राजनीतिक रूप में रहे या फिर प्रशासनिक रूप में रहे, उसको छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ, छत्तीसगढ़ की परंपरा के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये हम राजनीति की बात नहीं करें। आप देखो अन्य राज्यों में जब अपनी स्थानीय बोली को, भाषा को जो मान मिलता है, स्थानीय संस्कृति को मान मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को क्यों बढ़ाना मिले? ये हम छत्तीसगढ़ के आत्मसम्मान की बात है। और मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज यदि अकूट जितने संस्कृति और परंपरा है, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ की अलग पहचान है, इसलिए लोग आज केवल छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान में भी अगर कहीं जाते हैं तो एक ही बात आती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आज भी छत्तीसगढ़िया सबके दिलों पर राज करते हैं। जी, जिस प्रकार से अभी आप राजभाषा की बात कर रहे थे, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भाखा, भाखा मतलब होती है बोली। लेकिन कई बार विधायक जी अभी ये मांग है, जो छत्तीसगढ़ के जो भाखा के जो प्रेमी हैं, उनकी ये मांग उठ रही है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसे कार्यालयीन भाषा में भी उसका उपयोग होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या आप लोग राजभाषा को लेकर के भी कुछ जो है उसमें प्रक्रिया में आप लोग करेंगे क्या? निश्चित ही 8वीं में अनुसूची में शामिल करने का जो प्रस्ताव शासन के द्वारा भेजा गया, उसमें भी पहल चल रही। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि पाठ्यक्रम में जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, एमए में जो बच्चे अभी छत्तीसगढ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनकी एक टीम, एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मुलाकात की थी। मैंने सीधा मुख्यमंत्री जी से बुलवाया, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ी में जितने भी लोग अपना डिग्री लिए हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी और
पूरे पाठ्यक्रम में स्कूलों में भी पहली से 5वीं तक छत्तीसगढ़ी बोली को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसा प्रयास सरकार ने किया है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के प्रति एक सोच है, तो केवल वही सोच सकता है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से प्यार करता हो, छत्तीसगढ़ की परंपरा से प्यार करता हो और छत्तीसगढ़ की बोली से प्यार करता हो। एक चीज़ ये तो देखने को मिली है कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस ने राज किया, अब खैर अब चुनाव होने वाले हैं, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने काम किया, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 5 सालों में काम किया है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये देखने को मिली है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है आज राष्ट्रीय परचम वो लहरा रहा है, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गाथा गाई जा रही है, उनकी बात की जा रही है। बात चल रही है विकास की और विकास कार्यों की ही चर्चा हो रही है। चर्चा में एक और मैं जानना चाहूँगी विधायक जी, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी सरकार कोई भी पद में बैठा हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो बिना अपने संगठन के लोगों के बिना अधूरा है, ये कहते हैं। क्योंकि जब तक जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग जब तक अच्छे से निष्ठा से काम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बन पाएगी और कोई उस पद तक पहुँच पाएगा। तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन में एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या आप लोग रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि 75 पार का दावा कर रहे हैं? निश्चित ही आपने बहुत अच्छी और गंभीर सवाल की है। रीढ़ तो संगठन हो, चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की बात हो, और वही कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के लिए लड़ते हैं गांव में, और पार्टी के लिए कई बार वो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि कई अन्य चीज़ों पर या कई उन परिस्थितियों पर निर्मित होती, तो उन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। और ये जो रीढ़ हैं, ये जब तक मजबूत नहीं रहेंगे तब तक न कोई सरकार बन पाएगी, न ही कोई संगठन खड़ा हो पाएगा। और रही बात छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन की, जिसके नेतृत्व हमने काम किया, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज हमारे मुख्यमंत्री, पार्टी को उसने एक सूत्र में पिरोकर बूथ से लेकर सेक्टर, जोन और ब्लॉक तक और जिला, प्रदेश तक जो काम उन्होंने किया, एक सामंजस्य बनाकर और लोगों को जो दायित्व का निर्वहन किया, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई संगठन हिंदुस्तान में यदि सबसे अगर मजबूत और ताकतवर कांग्रेस का संगठन है तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत अगर कोई संगठन है तो बालोद जिला, बालोद जिला में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन। और उससे कहीं ज़्यादा मजबूत मैं बताता हूँ कि मेरे गुंडरदेव विधानसभा में आज एक एक कार्यकर्ता संगठन के लिए लड़ने को तैयार हैं, संगठन के लिए खड़े होने को तैयार। यदि आज कुंवर सिंह का वजूद है तो केवल और केवल संगठन के उनके कार्यकर्ता है, उनके बदौलत। मतलब फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, जितना भी अगर खींचना चाहे उससे कहीं ज़्यादा और जोड़ते चले जाए, टूटेगा नहीं। मेरा सवाल अंतिम बाले जी से है, आपसे कहना चाहूँगी जिस प्रकार चुनाव की बात चल रही, चुनाव की तैयारियों की बात चल रही है, आपने कहा कि महिलाओं के बीच में कैसे जाना है। आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं जो घर में हैं, ये जो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी में रहती हैं, क्या उनको भी चुनाव में या राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? कई बार कहा जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए अच्छी नहीं होती है, या किसी भी क्षेत्र में यदि महिला काम कर ले तो कहा जाता है कि बहुत चुनौती होती है। क्या आपको चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर और बाहर दोनों आपको मैनेज करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी महिला लोग को बिल्कुल आगे रहना चाहिए। पहले ना घर में महिलाओं को घूंघट में रहना पड़ता था, अब हम लोग महिलाएं आगे आ रहे हैं, घूंघट से बाहर घर से निकल रहे हैं, तो हमको जानकारी हो रहा है कि बाहर दुनिया कैसे है। बिल्कुल आज हर क्षेत्र में हमारे बहनें भागीदारी ले रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, बिल्कुल ही आएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, हमारे राजीव गांधी जी की भी सोच कि महिलाएं आगे आ, उसकी देन ही है, राहुल गांधी जी का उसकी का देन है। आज जनपद, जिला, पंचायत स्तर में तो 50% है। हर जगह देखो, अपना जिला पंचायत में 14 मेंबर हैं, 9 महिलाएं हैं, और 24 जो जनपद में है उसमें 24 में से 17 महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में बिल्कुल हमारे बहन समझ रही है, और हर क्षेत्र में पंचायत जनप्रतिनिधि के रूप में हर में आगे आ रहे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी जी की सोच है, देखो ना आज हमारे जाने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है अपने सरकार का योजना के। जैसे बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाए उतना, अपना 5 साल 2 साल कोरोना काल में भी, उसके बाद 3 साल में इतना विकास हुए कि क्षेत्र की जनता सबको पता है, भूपेश पर ही भरोसा है। कोरोना काल में कहा जाए हम सब कोरोना में इतना ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे प्रदेश में भी अपना भिलाई से ऑक्सीजन भेजे, ताकि हमारे भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता स्वस्थ रह सके। अब इतना अच्छा सोच, सबको भरोसा, हम जनता के ऊपर भरोसा करें, अपने कार्यकर्ता, अपना सेक्टर बूथ, अपना हर के ऊपर, उन लोगों को भी हमारे
विधायक जी के लिए, अपना सीएम के लिए पूरा भरोसा है। और बिल्कुल हम लोग कदम से कदम मिला के हमारे सारे महिला, हमको तो जानने की दे रहे, हमारे महिला बहनें एकत्रित हो जाते, क्या करना है दीदी बताओ, कैसे करना है बताओ। वो लोग हमेशा आगे और तत्पर, बताने की जरूरत नहीं, सब समझ रही है, सब पढ़ी लिखी शिक्षित हो गई है ना, तो बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि बिल्कुल कहा हमारे जाता महिला है, आगे है। जैसे कि कहा जाता है महिलाओं के बारे में एक अभी भी मुहावरा चलता है कि जहाँ महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो वहाँ कुछ काम की बातें नहीं होती। तो क्या आप लोग कैसे उसको मैनेज करती? क्योंकि जब महिलाएं, आप कह रही हैं कि आपके क्षेत्र में महिलाओं की जो है संख्या ज़्यादा है, तो जब आप सब महिलाएं मिलती हैं तो किस प्रकार की बातें होती हैं? क्या चुनाव संबंधी कोई बातें होती हैं, सरकार को लेकर के कोई बातें, कैसी बातें होती, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग महिलाएं? क्योंकि कहते हैं ना कि एक घर में जहाँ 2 महिला हो जाती है ना, पटता नहीं है बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, पटता नहीं है महिलाओं के साथ में, लेकिन यहाँ तो सरकार चलाने में अपनी अहम जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता होगा आप लोगों का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समझती महिलाएं भी, बताने से सब समझ जाती हैं ना। शासन की योजना जो भी तकलीफ है, जो आज हमारे हाट बाजार के माध्यम से भी अपना जो क्लिनिक है, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार, धनवंतरी, सब मतलब गांव में जा रही, समझ रहे बहनाएं सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं उसको, है ना। जो हम कम रेट में दवाई खरीद रहे हैं, जो अपने जिस डॉक्टर को नहीं बता सकते, आज क्लिनिक के माध्यम से हाट बाजार में महिलाएं डॉक्टर रहती, अपना जो गोपनीय बीमारी है कहीं भी है, मतलब उससे लाभ ले रहे हैं। और हमारे बहनाएं मतलब कुछ भी समस्या अवगत कराते, दीदी विधायक जी को ये कराओ, सीएम से कराओ, आप ये करो, हम उसके बाद समझते हैं, जानते हैं, मतलब उसको बताते हैं, नहीं आने वाले समय में ऐसा होगा, ये करेंगे, वो समझ जाती है ना, बिल्कुल समझ जाती है। क्योंकि ये तो एक हंसी ठिठोली की बात ही, लेकिन ये कहा जाता है जब देश को महिला चला सकती है तो फिर एक जनपद और जिला पंचायत को महिलाएं क्यों अपने समन्वय से नहीं चला सकती? ये तो बात ही, लेकिन बात यहाँ पर है सामंजस्यता बिठाने की, कि आपका कोऑर्डिनेशन आपकी पार्टी के साथ में कैसा है। और अब आज अभी चल रहा अक्टूबर का महीना, नवंबर में जो है चुनाव होने वाले हैं, दिसंबर तक मतगणना हो जाएगी, सरकार जो बैठेगी वो भी बन जाएगी। तो अंतिम प्रतिक्रिया के लिए मैं एक बार फिर से जो कुंवर सिंह निषाद जी हैं उनकी तरफ मैं जाना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग 15 साल बनाम 5 साल की जो बात है, जो बातें लेकर के आप चल रहे हैं, भरोसे की यात्रा आप लोगों ने निकाली, आप लोगों ने महिला समृद्धि सम्मान सम्मेलन भी किया, साथ में आप लोगों ने युवा संवाद किया, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया। क्या लगता है कितना प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता पर इसका पड़ेगा और आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग चुनावी जंग जीत पाएंगे? भाजपा अपने कार्यकाल में विकास यात्रा निकालती थी और उस विकास यात्रा के माध्यम से कई चीज़ें जनता को बांटती थी, चाहे मोबाइल हो, टिफिन हो, जूता जिसका नंबर का ठिकाना नहीं। आदिवासियों को उन्होंने वादा किया था जर्सी गाय देंगे, 15-15 लाख रुपए भी खाता मारने की बात कही थी। ऐसे बहुत से वादे उन्होंने किए थे और वो विकास यात्रा उसकी धरी की धरी रह गई, जनता समझ गई। आज वो सिमट कर 13 से 14 में आ गए। हमारी सरकार ने एक अलग ट्रेंड चालू किया, लोगों को भरोसा जीतने काम किया, जनता के बीच में जाकर उन्होंने काम किया, जनता से सीधा संवाद किया। मैं बोलता हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो सीधे जनता से सवाल करे भेंट मुलाकात के माध्यम से, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने सीधा एक चुनौती स्वीकार किया और जनता से सीधा भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के साबित कर और सीधा उनसे संवाद कर और सरकार के कार्यों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सीधा उस मंच के माध्यम से को मिला कि सरकार क्या कर रही है। यदि कहीं पर लगता था उसको गलत है तो तुरंत उस कार्यों को अमली जामा बनाने काम, उसको बेहतर बनाने का काम सरकार करती थी। ये माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। तो वो केवल झूठ और फरेब की सरकार थी, लेकिन ये भरोसे और विश्वास की सरकार है। इसीलिए लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा। तो ये सब अगला जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि मुखिया तो चुनना ही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है और किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा? अभी तो हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे आदरणीय दीपक बैद जी हैं। तो जो सामने है उसको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। अब वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किसके निर्देशन में चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता सब अपने आप को भूपेश बघेल मानकर चल रहे हैं और हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ का एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में भूपेश बघेल है और अपने आप को भूपेश बघेल मानकर वो
चुनाव के मैदान में जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि सरकार में कितनी ताकत है। सरकार ने जो विकास काम किए हैं उस विकास काम के बदौलत जो नारा 75 पार है, फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा, निश्चित ही आप यदि बार बार 75 पार बोल रहे हैं तो ये 75 पार होने में कोई संशय नहीं है। और लगातार इनमें बातें भी चल रही और आम जनता में भी चर्चा है कि जो सरकार उनके लिए सुख दुख से लेकर हर सारी चीज़ों में काम किया है। और चाहे वो सोना दीदी ने भी जो बात कही कि स्वास्थ्य के लेकर सरकार इतना सजग, चाहे मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना हो जिस पर 5 लाख से इस बार 25 लाख तक के शासन द्वारा उस पर इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं। बेटियों को जो श्रम के माध्यम से अन्य योजनाओं के माध्यम को उसको उपकृत करने का काम किया जाए, तो लगातार सरकार उन सारी चीज़ों को देख रही है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की योजनाएं सरकार संचालित करेगी। इसलिए हमको पूरा विश्वास और भरोसा है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस बार फिर हम 75 पार लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी, चलते चलते आप अपने गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव से संबंधित कौन से आप बात कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि चुनाव जो हम कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा कि लोग लालच वश आकर के गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं और बाद में उसका खामियाजा पूरे 5 साल तक भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लालच में ना आए और एक मतदान जो जागरूकता जो अभी जो अभियान जो चल रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के आप छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासी सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे ताकि वो अपनी भागीदारी मतदान में निभा सके और लोकतंत्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सके? लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है किसी राज्य में सरकार बनाने की जनता की और मतदाता की। मैं मतदाता से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो कई प्रकार की प्रलोभन भी देंगे, उन चीज़ों पे आपको आकर्षित करने का प्रयास करेंगे और आपको गलत व्यक्ति के चुनाव के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो चुनाव निष्पक्ष होकर और निर्भीक होकर जो लड़ा जाता है और जनता तय करती है अपने प्रतिनिधि को और अपने प्रतिनिधि का चुनाव तय करती है, तो आप सबसे मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि एक सही प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए और जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं वैसे जनप्रतिनिधि को चुनकर उस सदन में भेजिए ताकि वो आपकी बातें रख सके, सरकार की बातों को मजबूती के साथ पक्ष में रख सके। और रही बात मेरे गुंडरदेही विधानसभा की, निश्चित ही गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र की जनता इतने सजग है कि वो समझ जाते हैं कि जनप्रतिनिधि की आवभाव को देखकर, जनप्रतिनिधि की भावनाओं को देखकर, जनप्रतिनिधि की बात को देखकर, जब मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को उन्होंने नेतृत्व करने का जो अवसर दिया है, मैं समझता हूँ कि गुंडरदेही जनता की सजगता का ही परिणाम है कि एक सामान्य परिवार को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श में रखने का जो ताकत हिमाकत है पूरे प्रदेश में। आपकी जो छवि जो है विधायक जी एक दुलरवा विधायक के रूप में हो गई है। दुलरवा तो आपको गुंडरदेही की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बनाया, तो उनके प्रति कोई आभार, कोई बात? मैं वही बता रहा हूँ, यदि आज कुंवर सिंह को उन्होंने यहाँ तक उस पवित्र सदन में भेजने का काम किया है, तो इससे बड़ा उनका कोई और बात नहीं कर सकता हूँ। उनका जीवन भर गुंडरदेही विधानसभा की जनता का मैं आभार रहूँगा। मैं केवल धन्यवाद कर करके उनकी इन आशीर्वाद को मैं उपरीत करने का प्रयास नहीं करूंगा या ऋण से उऋण होने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन ये जीवन भर ये ऋण जो है मेरे सर पर, मेरे माथे पर रहेगा। मैं चाहूँ तो भी उनके इस ऋण का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मेरी जब तक संगठन में या इनके साथ मेरी उपस्थिति रहेगी तो मैं हमेशा संगठन के साथ खड़ा रहूँगा, क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूँगा, सुख दुख में खड़ा रहूँगा। मैं उसको आश्वस्त करता हूँ। तो आपने सुना कि ये थी खास चर्चा विधायक जी गुंडरदेही क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद जी से, जिन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में बताई है, साथ ही साथ जो राज्य सरकार की जो योजना थी उनके बारे में इन्होंने बताया है और ये भी बताया है कि आने वाले समय में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कांग्रेस कैसे 75 पार का जो दावा है वो पूरा करेगी। लेकिन दारोमदार पूरा अब जनता पर है कि आखिर जनता किसे चुनेगी, क्योंकि जनता किसे चुनेगी इसका जो परिणाम जो है वो दिसंबर में ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक सार्थक चर्चा हुई, हिसाब से इनका हमेशा एक साफ करना रहा कि यहाँ क्या चीज़ें चल रही, क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में, और जिस तन्मयता, जिस तत्परता के साथ ये काम करती है, मैं समझता हूँ एक महिला होने के नाते, जैसा दीदी एक अपना जिला पंचायत डेवलपमेंट का नेतृत्व कर रही है, वो आपके रफ्तार मीडिया को जो संचालित कर रही है, मैं उसको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भविष्य में और अच्छा काम करे
और राष्ट्रीय स्तर तक वो पहचान बनाए और राष्ट्रीय स्तर तक अंबिका मिश्रा का नाम होता कि हमारे गुंडरदेव विधानसभा का नाम होती है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बात ये कहना चाहूँ, अच्छा काम करती हैं और यही कारण है कि आज वो मेरी टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडरदेही से आप भी हैं, वो भी हैं। आपकी जो छवि है, मेरे जो जिला ब्यूरो है यहाँ पर खिलावन चंद्राकर हैं, अंबिका मिश्रा हैं, इन्होंने आपका जो एक छवि जो दिखाया है वो वाकई, मैं भी आज जब यहाँ गुंडरदेही पहुँचा तो उस समय एक अलग ही आपका छवि दिखा। जो दुलरवा जो बेटा जो बोला जाता है, वास्तव में कुंवर सिंह निषाद आज एक दुलरवा बेटा के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। हम चाहेंगे कि आगे भी यही आपकी जो छवि है हमेशा बरकरार रहे और जो संस्कृति से जुड़ी हुई जो आपकी जो छवि बनी हुई है वो हमेशा कायम रहे। ये हमारी मनोकामना पूरा है। ये जो आज इस पंक्ति पर बैठे हैं, यदि कुंवर सिंह को इस संबोधन से जनता के बीच पहुंचाने का काम किया हो, चाहे दुलरवा हो या अन्य चीज़ों पर, तो वो ताकत इन्होंने पैदा किया है। ये कुछ भी कर सकते हैं और इनमें उतनी ताकत है, उनमें इतनी शक्ति है और इनमें उतना जोश है जो कुंवर सिंह निषाद के लिए उन्होंने किया है। मैं आज भी अपने उन तमाम मेरे शीर्षस्थ जो बैठे हैं, देखिए नेतृत्व आता है और जाता है। आज मेरे सर पे ताज है, कल किसी के सर पे रहेगा, लेकिन व्यक्ति को व्यवहार से जाना जाता है और वे व्यवहार मैंने बनाने का पूरा प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात कि जनता और जनप्रति की दूरी होती है, उनको मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया और उसमें लगभग तक सफल हूँ। उसके सारे सूत्रधार इन्हीं लोग हैं। ये जैसा करते हैं, ये जैसा निर्देश कर, उन्हीं के हिसाब से चलता हूँ, जिनके कारण आज मुझे ये नाम और प्रसिद्धि मिले। मैं पूरे संगठन के तमाम उन कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे आज गुंडरदेव विधानसभा में दुलरवा नाम से संबोधन करने का ताकत दी। देखिए, मैं एक और बात कहूँगा, प्रदेश के मुखिया संस्कृति को लेकर बहुत कुछ कर चुके हैं इन 5 सालों में। आप भी संस्कृति को लेके बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। तो आम जनता जैसे मुखिया के सामने, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक चाह रखती कि उन्होंने एक गायन के क्षेत्र में, या उनको बहुत अच्छा हर जगह वो एक गाते ही हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो आपके जो साथी जो बैठे हैं, उन लोग भी शायद चाहते होंगे कि एक गाना ज़रूर आप प्रस्तुत करें, ताकि एक आपके आवाज़ से लोगों के बीच एक संदेश जाए। माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया ने पहचान दी है। आज आप मंच में देखेंगे तो बॉलीवुड के न हीरोइन के ठुमके लगते हैं, न किसी हीरो के ठुमके लगते हैं। यहाँ होती है तो आदिवासी संस्कृति की झलक, छत्तीसगढ़ी परंपरा की प्रस्तुति। तो ये अपने आप को लगता है कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कार से जुड़े हैं। और मंच में देखिएगा हमारे बहुत से ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ी प्रेम उसका मंचों में दिख जाता है, कार्यक्रम में दिख जाता है या आयोजनों पर दिख जाता है। मुझे भी कई अवसर पर आपने मंच में थिरकते हुए भी दिखा और गाते हुए देखा। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति हमारा एक प्रेम है जिससे हम जुड़े रहें, और जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे दिल में, मेरे जहन में निश्चित ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति उतना लगाव है, उतना विश्वास है। और जब तक मैं जिंदा हूँ छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा से जुड़ा रहूँगा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा रहूँगा। कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। मेरे के खून में यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ की बोली है, छत्तीसगढ़ की भाषा है। और आपने कहा है एक गीत, तो निश्चित ही यदि कोई मंच मिलता है तो मैंने हमेशा प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक गीत के माध्यम से, 2 लाइन के माध्यम से आपके बीच परोसने का काम करूं। और हम आज आधुनिकता के दौर में देखते हैं कि लोगों ने डीजे, धुमाल और अन्य जो आधुनिक संसाधन हैं वो सारी चीज़ उन पार्टियों को ले लिया। लेकिन आज भी यदि हम गांव में देखें तो शहर में भी अगर रुख करें तब थोड़ी सी परिवर्तन और सोच आई है, और वो सोच के हिसाब से लगातार हम अपनी संस्कृति पर देखते हैं लोग अब वापस उन पुरानी परिपाटी के ऊपर आ रहे हैं। जैसे हमारा शादी का जब मंडप होता है उसमें अब दफड़ा, दमोह, सिंग बाजा, मोहरी, टासक, मंजीरा, इन सब चीज़ों ने फिर वापस लिया। यदि जब मैन नाच की बात होती है, मड़वा नाच की बात होती है, तो हमारे जो पुराने जो दादी हैं और पुराने हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जब वो पर्रा लेकर नाचने लग जाती हैं
तो उन्हें फिर उसकी वानगी देखने को बनती है। मैं उसमें कुछ अपनी संस्कृति पर 2-3 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा कि जहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की शुरुआत और किस दिशा से उन संस्कृति को लेकर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को छत्तीसगढ़ की परंपरा से, संस्कृति से भी लोगों को एक साधने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक चंद पंक्ति और गीत के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले उन बोली से मुझे ये गीत बरबस जब भी कोई मंच होता है तो मैं गुनगुनाने के नहीं छोड़ता कि छत्तीसगढ़ की बोली से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से इतना लगाव मुझे है कि मोर भाखा संग दया माया के, छत्तीसगढ़ की बोली के हिसाब से, भाखा के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मोर भाखा संग दया माया के सुगर हावे मिलाप रे, अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे, एमा छैहा बमलई दाई बान बरद गोरैया है, राजीव लोचन देवता धामी सोमनाथ कस भुइया है, ए महावे भो रामदेव जस तीरथ के परताप रे, अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे। ये छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर और छत्तीसगढ़ यदि संस्कृति के ऊपर जाए तो फिर उसकी वानगी अलग है कि आगी लूठल धरवाचा चल माचा सोएला, आगी लूठल धरवाचा चल माचा सोएला, ओ माचा ले गिर परे दुनो ममा भाचा, ते धर पे डांग डोरी में धर हूँ झोरी, ओ झोरी ले मन भरा ले पीले जावर जोरी, जरा सावन होरी मल्ला मिला वो जावर जोरी, हो जरा सावन होरी मल्ला मिला वो जावर जोरी, खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, ये ऐरी गरिया बन तरफ बदक को बोलते हैं, खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, निहर के पै लगी करे, निहर के पै लगी करे, ठाड़े ठाड़ चुमा ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा, हो ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति के गीत है जिन हमेशा लोगन मन के दिल में बसे रहते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपसे संस्कृति के प्रति जो लगाव है वो सबके सामने आया रफ्तार मीडिया के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।